हम जब बवासीर का ऑपरेशन करा लेते हैं, अंदर से बवासीर ख़त्म हो जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर मरीज़ अपनी खाने की रूटीन में वैसे ही रहता है और मरीज़ को कब्ज़ वैसे ही रहती है। तो जब कब्ज़ वैसे ही रहेगी, मरीज़ ऐसे ही ज़ोर लगाता रहेगा, सख्त पखाना आता रहेगा, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिद्दत कितनी है, उसको बवासीर के मौके दोबारा बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम सरानी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमोराइड। हेमोराइड क्या है और ये बीमारी किन लोगों में पाई जाती है, इसके अलावा इसकी अलामात क्या हैं और इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपका तारुफ़ करवा दूँ, हमेशा की तरह डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम इस पे डिटेल से बात करें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस जो हैं वो मिल सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेमोराइड। हेमोराइड असल में है क्या और किन लोगों में ये बीमारी पाई जाती है? सरानी, हम लोग पखाने की जगह की जो बीमारियां हैं अब उनके बारे में बातें कर रहे हैं। आज की वीडियो हमारी हेमोरॉइड्स के ऊपर है। हेमोरॉइड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको उर्फ़ आम में लोग बवासीर भी बोलते हैं। हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सी और टर्म्स भी हैं जो कि इस बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ लोग इसको बादी बवासीर का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको खूनी बवासीर का नाम भी देते हैं। बेसिकली खूनी बवासीर और बादी बवासीर की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जो नाम हैं, ये बेसिकली हिकमत से आए हुए हैं। हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो ऐसे महसूस होता है मुझे कि जो लोग जिनको बवासीर सिर्फ़ मोकों की शक्ल में होती है उसको ये लोग बादी बवासीर बोलते हैं, और जिसमें बवासीर में उनको खून भी आता है तो उसको ये खूनी बवासीर बोलते हैं। तो ये इस तरह की टर्म्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत राइज हैं। बवासीर किन लोगों में होती है? बवासीर की बीमारी को ज़हन में रखना चाहिए कि ये उन लोगों में होती है जिनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है। आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देखेंगे जिसमें हमने कब्ज़ के बारे में बहुत खुल के बात की हुई है। कब्ज़ हम उसको बोलते हैं जो हर वो मरीज़ जिसको पखाना रोज़ाना ना आता हो, जिसको पखाना करते हुए ज़ोर लगाना पड़ता हो या पखाना सख्त होता हो, ये सारी वो अलामात हैं जो कि कब्ज़ की हेडिंग के अंदर आती हैं। तो हर वो मरीज़ जिसको कब्ज़ की शिकायत रहती है, वक्त गुज़रने के साथ साथ उनको बवासीर की बीमारी लाहक हो जाती है। इसी तरह से हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे लोगों को ये भी महसूस होता है कि ये ख़ानदानी बीमारी है। यानी कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं आपके पास जो कहते हैं कि जी मेरे बाप ने भी ये ऑपरेशन कराया था, मेरे बड़े भाई ने भी ये ऑपरेशन कराया था, अब मुझे भी ये बीमारी हो गई हुई है। तो बेसिकली ये बीमारी ख़ानदानों में इस तरह से नहीं बढ़ती, कब्ज़ फैमिलियों में चल रही होती है, तो वो कब्ज़ बेसिकली रहती है, किसी की शिकायत ना वो हो जाती है। कब्ज़ का कंट्रोल अच्छा रखेंगे, कब्ज़ को नहीं होने देंगे, अपने पखाने की रूटीन को बेहतर रखेंगे तो बवासीर से बचने का इम्कान होता है। लेकिन ये सारे वो लोग होते हैं जिनमें इस बीमारी के होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसकी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं, क्या होती हैं इसकी अलामात? सिरानी, जो बवासीर की जो बीमारी है ना, उसको हम मेडिकल साइंस में ग्रेड करते हैं उस बीमारी की शिद्दत के हिसाब से। बवासीर की बीमारी जब शुरू होती है उसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। ग्रेड 1 के अंदर जो बवासीर है उसमें पखाने की जगह से खून निकलता है। मरीज़ पखाना करने के लिए बैठते हैं या पखाना करके जब फारिग होते हैं तो बिल्कुल ताज़ा खून ब्राइट रेड कलर का कतरों की सूरत में या धार की सूरत में पखाने की जगह से निकलता है और कमोड में या WC में आपको नज़र आता है, जिससे मरीज़ बड़ा परेशान हो जाता है वो खून को देख के। खून हमने रूटीन में इतना देखा नहीं होता। तो ये ग्रेड 1 के हेमरॉइड हैं जिसमें कोई और अलामत नहीं होती, सिर्फ ब्लीडिंग होती है, कोई दर्द नहीं होती, कोई मौके नहीं होते। फिर जब बीमारी बढ़ना शुरू होती है तो ग्रेड 1 से जब ग्रेड 2 में एंटर हो जाती है तो ग्रेड 2 के अंदर खून निकलने के साथ साथ
बवासीर के मौके भी जो है ना वो भी पखाने की जगह से बाहर को आते हैं। मरीज़ जब पखाना करने के लिए बैठता है और ज़ोर लगाता है तो ये बवासीर के मौके जो हैं ये पखाने की जगह से बाहर निकलते हैं, और फिर जैसे ही हम पखाना करके मरीज़ फारिग होता है तो ये मौके ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद वापस भी चले जाते हैं। ये बीमारी ग्रेड 2 की बीमारी है। जब बीमारी इससे आगे बढ़ना शुरू होती है, जब ग्रेड 3 में जाती है, तो ये जो खून भी निकल रहा होता है, बवासीर के मौके पखाना करते हुए बाहर भी आते हैं, लेकिन ख़ुद ब खुद वापस नहीं जा पाते, और मरीज़ जब पखाना करके फारिग होता है तो उसको अपने हाथ के साथ ज़ोर लगा के उसको वापस करना पड़ता है। तो जब बीमारी इस लेवल पर चली जाती है तो इसको हम ग्रेड 3 की बीमारी बोलते हैं। अब इससे भी आगे ग्रेड 4 जो इसकी आखिरी स्टेज है, ग्रेड 4 की बीमारी में ये होता है कि ये जो पखाने के रास्ते जो बवासीर के मौके बाहर की तरफ आते हैं, ये बाहर आते तो हैं लेकिन ये वापस नहीं जा पाते। इवन मरीज़ हाथों से ज़ोर लगाता है, हाथों से ज़ोर भी लगाता है, तब भी ये बवासीर के मौके बाहर नहीं जाते। ग्रेड 4 की बीमारी इसकी आखिरी स्टेज होती है, और ये एक बड़ी तकलीफ़ दह स्टेज होती है जिसमें बड़ी शदीद मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होता है और उसकी बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश यही करनी चाहिए कि ग्रेड 4 की बीमारी तक इसको ना लेके जाएं, उससे पहले इसका इलाज जो है ना उसको करना चाहिए। सर इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं? हाँ सिरानी, जो देखें पखाने की जगह की बीमारियों के बारे में हमने और भी वीडियोस बनाई। हर वीडियो के ऊपर हमारा जो फोकस है, हमारा जो ज़ोर है, वो इस बात पे रहा कि पखाने की जगह की कोई भी बीमारी हो उसको आप अपने मौलिद से उसका मुआयना ज़रूर करवाएं। हम ये जो बात हम पहले भी कर चुके कि पखाने की जगह की हर बीमारी का नाम बवासीर या हेमोरॉइड्स नहीं होता। यहाँ की बीमारियाँ मुख्तलिफ़ नौइयत की बीमारियाँ हैं जिनकी तशख़ीस मुख्तलिफ़ है, जिनका तरीक़ा इलाज मुख्तलिफ़ है। तो इसी तरह से बवासीर की बीमारी की भी तशख़ीस के लिए हमें अपने मौलिद से मिलने की ज़रूरत है। मौलिद आपका मुआयना करेगा, मौलिद अपनी उंगली के साथ पखाने वाली जगह को उसका मुआयना किया जाता है। फिर एक छोटा सा औज़ार है जिसे हम प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं, वो पखाने वाली जगह पर अंदर डाल के तो फिर देखा जाता है कि ये वाकई जो हमें जो मसाइल हैं, जो बीमारी है वो बवासीर ही की है, और दूसरा इस बवासीर का ग्रेड क्या है, इसकी स्टेज क्या है। तो ये काम जो है ये इसकी तशख़ीस में सिर्फ़ एक माहिर मौलिद से मिलने की ज़रूरत है ताकि आपकी बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस हो सके। बिल्कुल सर, लेकिन इसका फिर इलाज कैसे मुमकिन? हमें पता चल गया कि ये मसला है, अब इलाज कैसे करें? इलाज के बारे में सबसे पहले बात हमने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की कि जो पहली बात जो मरीज़ आके आपके साथ करता है जिसको बवासीर का मसला होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो ये सुना है कि बवासीर का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। तो मैं इसका जवाब देता चलूँ यहीं पर। देखें, जो मैंने आपसे पहले कहा कि बवासीर उन लोगों को होती है जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो कब्ज़ जब रहती है तो मरीज़ पखाना करने के लिए ज़ोर लगाता है। तो पखाना करने के लिए जब ज़ोर लगाता है या पखाना सख्त आता है, पखाना रोज़ाना नहीं आता, तो इस पखाना करने के अमल में जब ज़ोर लगता है तो पखाने की जगह की साइड की जो दीवारें हैं वो ज़ोर लग लग के कमज़ोर हो जाती हैं। वो कमज़ोर होती हैं तो फिर वो इसी तरह से पखाने के रास्ते से बाहर आना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम बवासीर बोलते हैं। हम जब ऑपरेशन करते हैं तो ये जो कमज़ोर दीवार है, ये जो ढीली और लटकी हुई दीवार है, हम इसको काट के हम इसको बराबर कर देते हैं ताकि वो जो उसका ढीलापन है जो बाहर को उसको लेके आता है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जो ढीलापन था ये बेसिकली कब्ज़ की वजह से था। तो ऐसे अगर हम लोग ये समझते हैं, मरीज़ ये समझता है कि हमने जब बवासीर का ऑपरेशन करा लिया तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे किसी भी एहतियात की ज़रूरत नहीं, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गलती यहाँ से शुरू होती है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जो ढीलापन था ये बेसिकली कब्ज़ की वजह से था। तो ऐसे अगर हम लोग ये समझते हैं, मरीज़ ये समझता है कि हमने जब बवासीर का ऑपरेशन करा लिया तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे किसी भी एहतियात की ज़रूरत नहीं, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गलती यहाँ से शुरू होती है। हम जब बवासीर का ऑपरेशन करा लेते हैं, अंदर से बवासीर ख़त्म हो जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर मरीज़ अपनी खाने की रूटीन में वैसे ही रहता है और मरीज़ को कब्ज़ वैसे ही रहती है। तो जब कब्ज़ वैसे ही रहेगी, मरीज़ ऐसे ही ज़ोर लगाता रहेगा, सख्त पखाना आता रहेगा,
तो 2 साल, 4 साल, 5 साल डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिद्दत कितनी है, उसको बवासीर के मौके दोबारा बन जाएंगे। तो वो मरीज़ ये समझता है कि ये जो है ना बवासीर का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। बेसिकली बवासीर का ऑपरेशन की कामयाबी या नाकामी की बात नहीं हो रही, बेसिकली जो हमारा कब्ज़ का कंट्रोल था, कॉन्स्टिपेशन का जो कंट्रोल था हमारा, वो फेल हुआ, ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। इसलिए मेरी हमेशा अपने मरीज़ों को ये बताता हूँ कि हम ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, और ये काम लाइफ लॉन्ग करने की ज़रूरत होती है ताकि आप दोबारा इस बीमारी से बचें।